गुड मॉर्निंग। आज अपन करने जा रहे हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स सेकेंड, और उसमें आरयूएचएस के एग्जाम में क्वेश्चन इमल्शन और सस्पेंशन का हमेशा आता है। तो आप आज करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ इमल्शन। इमल्शन क्या है? यानी आप कह सकते हैं इमल्शन इज ए लिक्विड डोजेज फॉर्म, या कह सकते हैं सिंपल। देखो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? आ सकता है कि राइट टाइप ऑफ इमल्शन, डिस्क्राइब द इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। जो आरयूएचएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक बार पूछा था राइट टाइप ऑफ इमल्शन एंड डिस्क्राइब द इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, या डिफाइन इमल्शन, ये क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ इमल्शन, डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। यानी इमल्शन ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है, उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, या डिस्कस वेरियस चेंज विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। मींस इस प्रकार के 2-3 बार क्वेश्चन आरयूएचएस में पूछे गए हैं। इन जहां भी इमल्शन आएगा, अपन पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे अभी, कि जहां भी इमल्शन आएगा उसके अंदर आपको लिखना क्या। सबसे पहले आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, इमल्शन होता क्या है। उसके बाद उसका प्रकार लिखना है कि कितने प्रकार का होता है। और तीसरा यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि इनस्टेबिलिटी, यानी इमल्शन अगर है तो आपको पता है कि इमल्शन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मींस उसके अंदर 2 फेज रहेंगे और वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। मींस आपने देखा होगा ऊपर लेबल लग रहा है कि शेक वेल बिफोर यूज। मींस वो अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है तो वो एक प्रकार का स्टेबल है कि आपको बार बार शेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। और जबकि इमल्शन इज ए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगर बात करें, सबसे पहले इमल्शन क्या होता है? इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इमल्शन एक प्रकार थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन एंड कंटेनिंग द 2 फेज, और बोथ फेज आर इमिसिबल, और बोथ के बोथ आपके लिक्विड होते हैं। मींस 2 लिक्विड है जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं है, यानी वो मिसिबल नहीं है, वो इमिसिबल है। मींस आपकी 2 सेपरेट लेयर आपको दिखेगी, लेकिन जब आप एक बार शेक करेंगे तो उसके अंदर जो एक पार्ट होगा वो फाइन ग्लोब्यूल के रूप में दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा या डिस्पर्ज हो जाएगा। मींस वो फेज दोनों अलग अलग है, और जब आपने उसको रख दिया तो धीरे धीरे दोनों फेज वापस अगेन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। जैसे आपने ऑयल और वाटर, अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक बार जब आप शेक करते हैं तो इसमें जो कम मात्रा में रहेगा, अगर ऑयल कम है तो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट के रूप में उस वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और या फिर अगर वाटर कम है तो वाटर भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट ऑयल के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्पर्ज हो जाएगा। मींस आपके पास में 2 फेज है और दोनों की दोनों क्या है, इमिसिबल टू ईच अदर। तो सिंपल सी डेफिनेशन दी है कि इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन एंड कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड, और 2 में क्या, वन ऑफ विच is dispersed as a minute globule into the other liquid। यानी इसके अंदर एक जो फेज आपका है वो माइन्यूट ग्लोब्यूल के रूप में दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, और जो फाइन ग्लोब्यूल या ड्रॉपलेट के रूप में है उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जो ज्यादा मात्रा में है उसको कहते हैं डिस्पर्जन फेज या कंटिन्यूस फेज। मीन्स जो ज्यादा मात्रा में रहेगा उसको कंटिन्यूस फेज कहते हैं, या उसको एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं, और जो फाइन ग्लोब्यूल या ड्रॉप के रूप में अंदर जो है उसको डिस्पर्स फेज या इंटरनल फेज कहते हैं। तो सिंपल सा लिखा है, उस वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज द माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर लिक्विड इन विच द converted into the minute globule is called the dispersed phase, and the liquid in which globule are the dispersed is called is the continuous phase, या इसको एक्सटर्नल फेज भी कैसे है, एक्सटर्नल फेज या डिस्पर्जन फेज। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये आपके जैसे बोतल है, अब इसके अंदर जो
दो फेज है, मीन्स एक तो उसके अंदर जो फाइन ग्लोब्यूल के रूप में है और एक आपका ज्यादा मात्रा में है। मीन्स जो ज्यादा मात्रा में है उसको आप कंटिन्यूस फेज कहते हैं या उसको एक्सटर्नल फेज कहते हैं, और जो फाइन ड्रॉपलेट के रूप में है उसको इंटरनल फेज या डिस्पर्स फेज। तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि इमल्शन इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इन विच one phase is dispersed as a globule into the another phase, and the dispersed phase is called the dispersed phase या internal phase, and जो ज्यादा मात्रा में है उसको continuous phase या dispersion phase भी कहा जाता है। तो ये आपकी सिंपल इमल्शन होता क्या है। नेक्स्ट बात करें कि इमल्शन कितने प्रकार का, इन टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन दो प्रकार का है, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। जैसा कि आपको पता है कि इमल्शन एक प्रकार का बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म है, मीन्स उसके अंदर दो फेज रहेंगे और दोनों फेज कौन से हैं, ऑयल एंड वाटर। अब अगर बात करें कि ऑयल इन वाटर मीन्स ऑयल किसके अंदर है, वाटर के अंदर, तो इसके अंदर बात करें तो ज्यादा मात्रा में क्या है, वाटर है। तो ये आपका हो गया डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज, या उसको आप कंटिन्यूस फेज भी कह सकते हैं। और जो आप कम मात्रा में है इसको डिस्पर्ज फेज कहते हैं, डिस्पर्ज या इंटरनल फेज। यानी इमल्शन आपका मेनली दो प्रकार का हो गया, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। यानी इसके अंदर देखा जाए पहले प्रकार में कि इसमें ज्यादा मात्रा में जो नीचे वाला यानी वाटर है और उसके अंदर ऑयल जो है जो फाइन ड्रॉपलेट के रूप में या फाइन ग्लोब्यूल के रूप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब आप इसको रखेंगे तो धीरे धीरे ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाएगी, यानी उसको वापस सेक करना बहुत जरूरी है। तो पहले प्रकार में क्या है, ऑयल इन वाटर के अंदर इन विच ऑयल इज इन द डिस्पर्स फेज वेयर एज द वाटर इज द कंटिन्यूस फेज, and the oil in water type of emulsion are preferred for the internal use। अब आप पता कि अगर ज्यादा मात्रा में ऑयल नहीं है तो आप इंटरनली ओरल डोजेस फॉर्म के रूप में ज्यादा प्रेफर करते हैं, और अगर ऑयल ज्यादा है तो आप उसको एक्सटर्नल जैसे एज ए क्रीम उस रूप में ज्यादा यूज करते हैं। तो सिंपल सा इसी प्रकार वाटर इन ऑयल में क्या हुआ कि वाटर जो है वो एज ए डिस्पर्स फेज के रूप में है और ऑयल आपका एज ए कंटिन्यूस फेज के रूप में है। और this type of emulsion are mainly used for the externally as lotion or cream। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर इन ऑयल जिसके अंदर ऑयल की मात्रा ज्यादा है, यानी ऑयल एक प्रकार का कंटिन्यूस फेज है, उसको जनरली आप एक्सटर्नली क्रीम या लोशन के रूप में काम लेते हैं। तो ये आपके इमल्शन के दो प्रकार हो गए, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल। इसके अलावा एक और मल्टीपल इमल्शन होता है, जैसे आपका ऑयल इन वाटर इन ऑयल या वाटर इन ऑयल इन वाटर, ये मल्टीपल इमल्शन भी आते हैं, लेकिन मेनली इमल्शन के दो प्रकार आप हो गए, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो नीचे की लिखा हुआ है ये आपका ज्यादा मात्रा में है, मीन्स ये आपका एक्सटर्नल फेज है, और एक्सटर्नल फेज को कंटिन्यूस फेज भी कहा जाता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट, कभी इमल्शन आपने बता दिया कि इमल्शन दो प्रकार का होता है और दोनों में कौन सा डिस्पर्स फेज है कौन सा डिस्पर्जन फेज है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी समस्या इमल्शन में क्या आती है, स्टेबिलिटी, क्योंकि वो स्टेबल नहीं रहता। स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो आपके दोनों फेज है बोथ आर द इमिसिबल, और आपने डेफिनेशन पढ़ा के इमल्शन इज ए थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, मीन्स उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए या अनस्टेबल क्यों हो जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन आप कह सकते हैं एन इमल्शन इज सेड टू बी स्टेबल इफ इट रिमेन एज सच आफ्टर इट प्रिपरेशन। यानी आप स्टेबल कब कह सकते हैं कि जब बढ़ाने के बाद वो उसी कंडीशन के अंदर रहे, यानी दोनों लेयर आपके सेपरेट नहीं हो, तो आप उसको स्टेबल इमल्शन कह सकते हैं। द डिस्पर्स ग्लोब्यूल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम ड्यूरिंग द स्टोरेज। यानी उस इमल्शन को आप स्टेबल इमल्शन कहेंगे कि ड्यूरिंग स्टोरेज जो आपका डिस्पर्ज फेज है, जो यानी कह सकते हैं फाइन ग्लोब्यूल के रूप में प्रेजेंट है, वो एज इट इज रहे जैसा आपने बनाया था,
उस इमल्शन को आप स्टेबल इमल्शन कह सकते हैं, यानी जैसा आपने बढ़ाया उसी प्रकार के आप इमल्शन होना चाहिए। अब बात की जाए कि ये इमल्शन शुड बी द केमिकली स्टेबल एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग द शेल्फ लाइफ, यानी अगर इमल्शन आपका सेपरेट नहीं होता है और ड्यूरिंग स्टोरेज वो अगर उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ भी नहीं होता है तो आप कह सकते हैं वो एक प्रकार का स्टेबल इमल्शन है। और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले मेनली 3 कारक होते हैं, क्रैकिंग, क्रीमिंग एंड फेज इन्वर्जन। अब क्रैकिंग मींस क्या होगा, क्रैक हो जाना, यानी क्रैक कैसे होगा, इमल्शन में दो फेज है, इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज। अगर ये दोनों फेज सेपरेट हो गए, अलग हो गए, मींस वो क्रैक हो गया, तो ये कह सकते हैं क्रैकिंग। दूसरा क्रीमिंग मींस आपका जो क्रीम बन के ऊपर आ गया है। और तीसरा फेज इन्वर्जन मींस आपने अगर ऑयल इन वाटर बनाया है और वो चेंज हो गया आपका वाटर इन ऑयल बन गया, यानी जो फेज वो। तो बात करते थे कि स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, यानी उस इमल्शन को आप स्टेबल कह सकते हैं जो आपने जिस समय बनाया था और आपने ड्यूरिंग स्टोरेज वो उसी कंडीशन में रहे। और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाली मेन 3 चीज हो सकती है, जो पहली यानी आपकी क्रैकिंग, दूसरी क्रीमिंग और तीसरी आपकी फेज इन्वर्जन। यानी क्रैक मींस क्रैकिंग होना, ये दोनों फेज का अलग अलग हो जाना। दूसरा क्रीमिंग मींस जो आपका इंटरनल फेज है जो ऑयल है तो वो क्रीम के रूप में ऊपर आ गया है। या फिर फेज इन्वर्जन मींस जो इमल्शन के 2 प्रकार है, आपने ऑयल इन वाटर बनाया और अगर वॉल्यूम रेशियो आपको चेंज हो गया तो वाटर इन ऑयल हो गया। तो ये 3 मेन फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता क्रैकिंग। जैसा कि मैंने बताया क्रैकिंग के अंदर इट मींस द सेपरेशन ऑफ 2 लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज। देखिए पहले तो आपको पता ही है कि ये एक प्रकार का बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। इसमें 2 फेज है, एक आपका डिस्पर्स फेज है और दूसरा आपका कंटिन्यूअस फेज है। यानी उन दोनों का सेपरेट हो जाना, यानी क्रैक हो जाना, यानी सेपरेशन ऑफ द 2 लेयर ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज ड्यू टू द कोइंसिडेंस। मेनली किसकी वजह से होता है, इन कोइंसिडेंस ऑफ द डिस्पर्स फेज ग्लोब्यूल और व्हिच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय सैकिंग एंड क्रैकिंग में अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। अब अगर इन कोइंसिडेंस की वजह से आपके इमल्शन में सेपरेशन हो गया है या दोनों लेयर क्रैक हो गई है और अब उसको वापस इजीली रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वो इमल्शन आपका अनस्टेबल हो गया। अब ये क्रैकिंग होती क्यों है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफेक्ट रही होगी कि उसकी वजह से इमल्शन में अनस्टेबिलिटी यानी आप कह सकते हैं क्रैकिंग हुई। तो सबसे पहला क्रैकिंग होने का पहला रीजन हो सकता है कि बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ अपोजिट टाइप। अब देखिए जब आप इमल्शन बना रहे हैं तो आप उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं, जब आप सस्पेंशन बनाएंगे तो उसमें सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं। अब सस्पेंशन में क्या है, यानी उसके अंदर जो 2 फेज आपके हैं उसके अंदर एक फेज तो आपका लिक्विड है, दूसरा आपका सॉलिड है, और वो सॉलिड पार्टिकल उस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है यानी डिजोल्व होनी है। यानी उसी प्रकार जब आप इमल्शन बना रहे हैं तो आप उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं जिसके वजह से इमल्शन आपका स्टेबल बने। तो अगर आपने गलती से अपोजिट टाइप का इमल्शन डाल दिया, यानी आप कह सकते हैं कि सोप ऑफ मोनोवेलेंट मेटल प्रोड्यूस द ऑयल इन वाटर इमल्शन and the shop of the divalent metal produce the water in oil type of emulsion। यानी आपको पता अगर मोनोवेलेंट मेटल आपने काम लिया है तो वो आपका ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन बनाता है, और अगर डाइवेलेंट मेटल काम में लिया तो क्या बनाता है, वाटर इन ऑयल। और अगर आपने गलती से, आपका मकसद था बनाना ऑयल इन वाटर इमल्शन और गलती से आपने शॉप ऑफ डाइवेलेंट मेटल यूज ले लिया, इट मींस उसके अंदर क्रैकिंग आएगी, मींस आपने अपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट काम में ले लिया। अब दूसरा कैसे, बाय डिकम्पोजिशन और प्रिसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी जो इमल्सिफाइंग एजेंट आप ले रहे हैं वो आपका डिकम्पोज हो गया है या वो प्रिसिपिटेट हो गया है, उस केस के अंदर भी इमल्शन में क्रैकिंग आ सकती है। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू द एल्कली सॉल्ट इमल्शन, यानी अगर कोई एल्कली सॉल्ट इमल्शन है उसमें आपने एसिड डाल दिया है तो it cause the decomposition of emulsifying agent and thus lead to the cracking of emulsion। यानी अगर आपका
एल्कली ऑफ इमल्शन है और उसके अंदर आपने गलती से एसिड डाल दिया तो उसके अंदर डिकम्पोजिशन या प्रिसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, क्रैकिंग होगी। या फिर आपने कॉमन सॉल्वेंट काम लिया, यानी क्रैकिंग होने का पहला कारण क्या था, पहला कारण तो यह था कि आपने गलती से जो इमल्सिफाइंग एजेंट आपने काम लिया है वो आपने अपोजिट टाइप का ले लिया है, मींस जो ऑयल इन वाटर के लिए काम लेना था वो आपने वाटर इन ऑयल के लिए लिया। दूसरा कॉज क्रैकिंग का ये हो सकता है कि आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो डिकम्पोज हो गया या प्रिसिपिटेट हो गया। और तीसरा हो सकता है कि आपने उसमें कॉमन सॉल्वेंट डाल दिया, यानी एडिशन ऑफ अल्कोहल और टर्पेंटाइन liniment leads to the formation of the clear solution because turpentine oil soap are soluble in the alcohol। मीन्स आपने कहीं ना कहीं अगर बहुत ही कॉमन सॉल्वेंट काम ले लिया है, उस वजह से भी क्या हो सकता है, आपका इनस्टेबिलिटी या क्रैकिंग हो सकती है। और नेक्स्ट, अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो गई है, यानी आप कह सकते हैं क्रैकिंग होने के जो 4 मेन कारण थे। पहला कारण था कि बाय एडिंग ऑफ अपोजिट टाइप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, दूसरा द डिकम्पोजिशन एंड प्रिसिपिटेशन ऑफ द इमल्सिफाइंग एजेंट, एंड तीसरा आपने अगर कॉमन सॉल्वेंट काम लिया है और या फिर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई है, तो उस केस में भी आपका इमल्शन में क्रैकिंग आ सकती है। और इसके अलावा 2 और आ गया कि अगर कोई अब टेम्परेचर में चेंज हो जाए या उसमें क्रीम बढ़ जाए, यानी आपके स्टोरेज कंडीशन जो दी गई है कि अभी इसको इस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, तो उस अगर टेम्परेचर में चेंजेस आए तो भी या क्रैकिंग हो सकती है, या फिर क्रीमिंग के वजह से भी क्रैकिंग हो सकती है। तो बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले 3 कारक थे। पहला था क्रीमिंग, दूसरा क्रैकिंग, और तीसरा फेज इन्वर्जन। बात कर रहे थे क्रैकिंग की, तो क्रैकिंग के अंदर कौन कौन सी वजह से क्रैकिंग हो सकती है। तो पहला था अगर गलती से आपने अपोजिट टाइप इमल्सिफाइंग एजेंट डाल दिया, दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट का प्रिसिपिटेशन हो गया है, या तीसरा आपने कॉमन सॉल्वेंट काम ले लिया है, और चौथा ये कह सकते हैं कि आपके टेम्परेचर में चेंज हो गया है, और या फिर इसके अंदर क्रीम बढ़ गई। नेक्स्ट बात करते हैं क्रीमिंग। अब स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला दूसरा जो मेन कारक था वो था क्रीमिंग। जैसा कि इसका नाम है क्रीम, यानी हमेशा क्रीम आप देखी होगी वो ऊपर की सतह पे आती है। जैसे आप देखते हैं माखन, वो हमेशा क्या होता है, ऊपर की। इन सिंपल सा कैसे, इट में डिफाइन एज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्स ग्लोब्यूल। अब देखो इमल्शन में क्या था, यानी इमल्शन के अंदर जो 2 फेज आपके थे, उस एक फेज के अंदर दूसरा फेज जो है एज ए ग्लोब्यूल या फाइन ड्रॉपलेट के रूप में डिस्पर्स है। अब वो अगर इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे उसका अपवर्ड मूवमेंट हो जाए और वो ऊपर आगे पूरी थिक लेयर बना दे, और ये एक प्रकार के टेम्परेरी फेज है, बिकॉज इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द माइल्ड शेकिंग और स्टीयरिंग टू गेट होमोजीनियस इमल्शन। यानी जो आपके फाइन ड्रॉपलेट थे या ग्लोब्यूल थे, वो इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे अपवर्ड मूवमेंट हो गए, उसने थिक लेयर बना दी। लेकिन ये एक प्रकार टेम्परेरी फेज है जिसको आप वापस इसको सेक करके और वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी जो क्रीमिंग हो रही है, यानी रेट ऑफ क्रीमिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर। यानी जो क्रीमिंग हो रही है या वो किस रेट से हो रही है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला तो आपके रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल, मींस अगर आपका रेडियस ज्यादा है यानी उसका मूवमेंट ज्यादा होगा और वो क्रीम जल्दी बढ़ेगी। तो सिंपल सा क्या लिखा है, द रेट ऑफ क्रीमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल। लार्ज साइज ऑफ ग्लोब्यूल द मोर विल बी क्रीमिंग एंड द स्मॉलर द साइज ऑफ ग्लोब्यूल लेसर विल बी क्रीमिंग। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हैं अगर ग्लोब्यूल साइज ज्यादा है तो रेट ऑफ क्रीमिंग भी आपकी ज्यादा होगी। और या फिर दूसरा कारण हो सकता है क्रीमिंग का, डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज। अब देखिए सिंपल सी बात है कि जब 2 लिक्विड इमिसिबल है और उनकी डेंसिटी में डिफरेंस है, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हमेशा नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और डेंसिटी जिसकी कम है वो ऊपर की तरफ जाएगा।
ये आप सिंपल सा कह सकते हैं, अगर उस डेंसिटी में डिफरेंस नहीं रहेगा तो क्रीमिंग होने का चांस नहीं रहेंगे। तो दूसरा मेन कारण हो गया कि ऐसा क्रीमिंग क्यों हो सकती है, कि पहला होगा रेडियस की वजह से, और दूसरा आपका हो गया कि डेंसिटी डिफरेंस इन द डिस्पर्स एंड कंटिन्यूअस फेज, और या तीसरा होता है विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन फेज, यानी जो आपका डिस्पर्जन फेज है उसकी विस्कोसिटी, यदि विस्कोसिटी कम है तो आपके जो ग्लोब्यूल का मूवमेंट स्पीड से होगा। तो ये भी हो सकता है कि डिस्पर्जन फेज या कंटिन्यूअस फेज या एक्सटर्नल फेज कह सकते हैं, उसका अगर विस्कोसिटी कम है तो आपका क्रीमिंग भी ज्यादा होगी। तो कैसे द रेट ऑफ क्रीमिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी, यानी विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगी तो क्रीमिंग कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी विस्कोसिटी अगर कम है तो आपकी क्रीमिंग होने का चांस ज्यादा है। और आप विस्कोसिटी इंक्रीज किससे कर सकते हैं कि आप ट्रिगागेंट ऐड करके या मिथाइल सेलुलोज ऐड करके भी विस्कोसिटी बढ़ा सकते हैं। और या जो ये नेक्स्ट हो सकता है स्टोरेज कंडीशन, यानी इमल्शन को हमेशा कूल पैलेस पे स्टोर करना, और कूल का मतलब होता है 8 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको हमेशा जो कूल पैलेस में स्टोर करना है। अगर टेम्परेचर राइज होता है तो भी क्रीमिंग होने के पूरे चांस रहते हैं। यानी क्रीमिंग होने के जो मेन जो 4 कारण थे, पहला क्या था आपका, आप सिंपल सा कह सकते हैं, मेन पहला कारण था कि रेडियस ऑफ ग्लोब्यूल, यानी रेडियस आपका ज्यादा है उस ग्लोब्यूल का तो क्रीमिंग ज्यादा होगी। दूसरा अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो हो सकता है। तीसरा आपको हो सकता है कि विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस फेज की विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो आपकी क्रीमिंग कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और या फिर स्टोरेज कंडीशन की वजह से। नेक्स्ट करता है फेज इन्वर्जन। फेज इन्वर्जन मीन सिंपल सा कि किसी एक प्रकार का इमल्शन का दूसरे प्रकार में कन्वर्ट होना। जैसे सिंपल सा है कि आपका मकसद था कि ऑयल वाटर इमल्शन बढ़ा रहे थे, इट मींस क्या हुआ कि ज्यादा मात्रा के अंदर आपका वाटर है और आपने बाई मिस्टेक इस वॉल्यूम रेशियो को चेंज कर दिया, मींस ऑयल ज्यादा डाल दिया, तो ये आपका हो गया वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। यानी किसी एक प्रकार के इमल्शन का दूसरे प्रकार में चेंज होना, यानी फेज इन्वर्जन। तो सिंपल सा लिखा है, इट मींस द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमल्शन इनटू द अनदर टाइप ऑफ इमल्शन। जैसे ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन चेंजेस इनटू द वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन, या वाइस वर्सा। और इट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब ये फेज इन्वर्जन क्यों हो सकता है? जो पहला बाई द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की वजह से हो सकता है, या फिर आपने फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज कर दिया उसकी वजह से हो सकता है, या आपका टेम्परेचर चेंज हो गया उसकी वजह से हो सकता है, या फिर आप इमल्सिफाइंग एजेंट आपने चेंज कर दिया है कि जो ऑयल इन वाटर के लिए काम लेना था आपने वाटर इन ऑयल के लिए काम ले लिया। यानी जो इमल्सिफाइंग एजेंट आपने अगर चेंज कर दिया, यानी आप कह सकते हैं कि फेज इन्वर्जन होने के 4 कारण है कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, या फेज वॉल्यूम रेशियो चेंज कर दिया, या आपका टेम्परेचर में चेंज आ गया, या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट में चेंज आ गया। और इट कैन बी मिनिमाइज बाय द कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज बिटवीन द 30 to 60%। यानी आप जो आप डिस्पर्स फेज है वो अगर ज्यादा मात्रा में है, या स्टोरिंग इन द कूल पैलेस, यानी 2 वजह से आप इसको सही कर सकते हैं। यानी स्टोरेज कंडीशन हमेशा मायने रखती है कि आप हमेशा कूल पैलेस में ही स्टोर करें। अब बात करते हैं कि इमल्शन के टेस्ट, या फिर आप कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे कि जो इमल्शन मेरे पास है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल। तो पहला टेस्ट दिया डाइल्यूशन टेस्ट। देखो सिंपल सा टेस्ट है कि अगर आप किसी भी इमल्शन में वाटर डाइल्यूट करते हैं या वाटर डालते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ऑयल इन वाटर है, इट मींस क्या है कि वाटर की मात्रा ज्यादा है और आप उसमें और किससे डाइल्यूट कर रहे हैं? आप वाटर से डाइल्यूट कर रहे हैं। मींस अगर वाटर ऑलरेडी ज्यादा था और आप उसमें और वाटर ऐड कर रहे हैं, मींस उस इमल्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपके पास वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है और आप इसमें ऑयल ऐड करते जा रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस आप सिंपल सा कह सकते हैं, द इमल्शन इज डाइल्यूटेड विथ वाटर इन केस द इमल्शन रिमेन स्टेबल आफ्टर डाइल्यूटेड, इट मींस इट इज द ऑयल इन द वाटर टाइप इमल्शन।
यानी ऑयल इन द वाटर इमल्शन में आप अगर वाटर ऐड कर रहे हैं उसके बाद वो स्टेबल है, मींस आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये इमल्शन किस प्रकार का है, ऑयल इन द वाटर। और अगर इस अगर आप उस वाटर ऐड किया, मींस एक समय बाद क्या वाटर की मात्रा बढ़ेगी तो ये इमल्शन वाटर इन ऑयल से कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल इन वाटर के अंदर, मींस वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये डाइल्यूशन टेस्ट सिंपल कह सकते हैं कि अगर किसी इमल्शन को वाटर से डाइल्यूट करते हैं और वो स्टेबल रहता है, इट मींस वो कौन सा इमल्शन हो गया, ऑयल इन वाटर। और वो अगर स्टेबल नहीं है तो सिंपल कह सकते हैं ये वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन। दूसरा होता है डाई टेस्ट, यानी इस सिंपल सा स्कारलेट रेड डाई यूज करते हैं, वो इमल्शन में मिक्स करके और आप जो माइक्रोस्कोप स्लाइड जो होती है उसके ऊपर एक ड्रॉप लगते हैं, उसको कवर करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं और उसके अगर ग्लोब्यूल रेड कलर के दिखते हैं, इट मींस आप कह सकते हैं ये ऑयल इन द वाटर टाइप इमल्शन। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, डाई टेस्ट के अंदर स्कारलेट रेड डाई यूज करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। अगर उस ग्लोब्यूल का कलर रेड दिख रहा है और बाकी बैकग्राउंड कलरलेस है, इट मींस आप कह सकते हैं ये ऑयल इन द वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। और तीसरा टेस्ट आपको हो गया वो कंडक्टिविटी टेस्ट। देखो सिंपल सी बात आप पता है कि वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी वाटर एक प्रकार का जो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी किसी के अंदर इलेक्ट्रिक और करंट प्रवाह हो रहा है, इट मींस आप सिंपल सा कह सकते हैं ऑयल इन द वाटर टाइप इमल्शन। तो आप कह सकते हैं वेयर एज द ऑयल इज द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in the conductivity of test can be performed by the dipping a pair of electrode connected through the low voltage bulb in the emulsion। यानी इमल्शन के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड डाल दिए और उसमें लो वोल्टेज बल्ब लगा दिया, अगर वो बल्ब ग्लो होता है इट मींस आप कह सकते हैं ये ऑयल इन द वाटर टाइप इमल्शन, क्योंकि वाटर इज ए गुड कंडक्टर। और अगर बल्ब अगर नहीं होता है, इट मींस आप कह सकते हैं ये ऑयल इन द वाटर टाइप इमल्शन। तो सिंपल सा है, ये कंडक्टिविटी के अंदर जो गुड कंडक्शन किसमें होगा, ऑयल इन द वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। और नेक्स्ट हो गया आपका फ्लोरोसेंस टेस्ट। यानी फ्लोरोसेंस में सिंपल सा है, इन सर्टेन फिक्स ऑयल पोजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसेंस। यानी आप बात इमल्शन की कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑयल है, और उसमें से जो कुछ ऑयल जो होते हैं उसमें फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी होती है। जब उसको आप यूवी रेडियस के अंदर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के अंदर आप देखेंगे अगर फ्लोरोसेंस कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो ग्लोब्यूल ड्रॉपलेट अगर फ्लोरोसेंस हो रही है, मींस ड्रॉपलेट अगर देखा जाए किसके अंदर होती है, ऑयल की ड्रॉपलेट होगी वाटर के अंदर, मींस अगर वो ड्रॉपलेट फ्लोरोसेंस हो रही है इट मींस आप कह सकते हैं ऑयल इन वाटर है। और अगर उसमें पूरा अगर फ्लोरेंस दिख रहा है मींस आप कह सकते हैं वाटर इन ऑयल है। यानी जो फ्लोरोसेंस टेस्ट मेनली कौन देता है, ऑयल देता है। तो ऑयल अगर वो एक्सटर्नल फेज है या इंटरनल फेज है, आप इजीली इसे देख सकते हैं। तो ये आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ इमल्शन। This would put on